नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है क्षितिज का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, जिसकी इमेज आपको दिख रही है। यह जो पाठ है उसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। ये जो पाठ है वह यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। अब यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्त क्या होते हैं? जब व्यक्ति यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को मनोरंजक तरीके से सजीव रूप में लिखता है तो वह यात्रा वृत्त कहलाता है। यात्रा वृत्त निबंध से काफ़ी मिला जुला होता है। यात्रा के दौरान विभिन्न अनुभवों को इसमें लिखा जाता है। मुख्यतः मतलब जहाँ पर भी लेखक या जो व्यक्ति यह यात्रा वृत्तांत लिखता है तो वो वहाँ पहले गया होगा या जाने के दौरान भी लिखा होगा, तो उस जगह की सांस्कृतिक विशेषताओं का उसमें उल्लेख होता है और बहुत ही रुचिपूर्ण यह विधा लिखी जाती है। और एक अच्छा वृत्तांत वह होता है जिसमें पाठक को बांध कर रखने की क्षमता होती है, यानी कि जो वृत्तांत पढ़ने से बोरियत ना हो वह वृत्तांत सबसे अच्छा माना जाता है। आजकल नए रूप में भी यात्रा वृत्तांत लिखे जा रहे हैं, तो उसका नया रूप क्या है वह जान लेते हैं। इसको ट्रैवल ब्लॉगर कहा जाता है। वर्तमान में इसका स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन आज भी जो साहित्य की यात्रा वृत्तांत है उनका आज भी महत्व है, क्योंकि उनका तरीका अलग है और आजकल का जो नवीन रूप है उसका अलग तरीका है। और आजकल के किस तरह के वृत्तांत लिखे जा रहे हैं? आजकल के जो वृत्तांत है वह कैमरे के माध्यम से या चलचित्र यानी कि वीडियोज़ के माध्यम से यह वृत्तांत बताए जाते हैं। इस कारण जो साहित्य वाले जो वृत्तांत है वह आज भी जो पारंपरिक रूप से लिखे जाते हैं और उनका ही महत्व अधिक है। जो चलचित्रों के माध्यम से लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं वह आधुनिक कैमरों के माध्यम से, जो कि इमेज में दिख रहे हैं, ये इस तरह से के कैमरों से लेस होते हैं और ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर यह वीडियो बनाते हुए वहाँ की स्थितियों का, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में वर्णन करते हैं। जबकि जो पारंपरिक साहित्य लेखन या साहित्य विधा में जो यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है वह जो जितना भी अनुभव किया गया, जो भी अनुभव किया उसको वे लिखते हैं, उसको कैमरे में कैद नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं कि यह जो यात्रा वृत्तांत है वो किससे संबंधित है। यह यात्रा वृत्तांत है तिब्बत की यात्रा से, जहाँ लेखक तिब्बत के जो राजधानी है ल्हासा वहाँ जाते हैं और वहाँ वे नेपाल के रास्ते से जाते हैं। ये रहा नेपाल मैप में, और इस रास्ते से वे ल्हासा जाते हैं, तो उसी का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन है ल्हासा। ये ल्हासा शहर देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसी का वर्णन इस पाठ में हम देखेंगे। वहाँ की संस्कृति को जानेंगे, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को समझेंगे कि किस प्रकार का वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, और वहाँ के खान पान, रहन सहन, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके जो लेखक है उसके बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म 1893 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? उनके ननियाल जिला आजमगढ़ यूपी में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था और मूल नाम उनका केदार पांडे था, परंतु बाद में इन्होंने 1930 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस कारण इनको राहुल सांकृत्यायन तभी इन्होंने नाम रखा है। पहले इनका जो मूल नाम है वह है केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन क्योंकि ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे, अलग अलग जगहों पर यात्रा किया करते थे, तो उनकी जो भाषा का जो भाषा बहुत समृद्ध थी, उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था।
पाली प्राकृत का ज्ञान इसलिए था क्योंकि वह बौद्ध ग्रंथों का इन्होंने बहुत अध्ययन किया था। अपभ्रंश में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, इसलिए इन तीनों भाषाओं का ज्ञान उनको बौद्ध धर्म को अपनाने और बौद्ध ग्रंथों का अधिक से अधिक अध्ययन करने के कारण उनको बहुत अधिक ज्ञान था। इसके अतिरिक्त चीन और तिब्बत की यात्राएँ, जापान की यात्राएँ, रूस की यात्राएँ इन्होंने बहुत की है। इस वजह से यहाँ की भाषाओं पर उनका बहुत अधिक अधिकार था और इन भाषाओं के अच्छे जानकार थे। राहुल गांधी ने हिंदी गद्य विधा की कोई विधा नहीं छोड़ी है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना शोध अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है और कई ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है, विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों का। साहित्य सृजन उनकी प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। ये जो घुमक्कड़ शास्त्र है उनका बहुत प्रसिद्ध रहा है। यात्रावृत्त में राहुल जी का अन्यतम स्थान है, मतलब ये सारी विधाएं उन्होंने लिखी हैं, परंतु यात्रावृत्त उन्होंने बहुत मनोयोग से लिखे हैं और उनकी यात्रावृत्त बहुत प्रसिद्ध है। उन यात्रावृत्त में उनका स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाठ का सार, यह जो पाठ है वह राहुल जी यानी कि राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो कि उन्होंने की थी 1929 और 30 में। वे नेपाल के रास्ते से गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इस वजह से वे भिखमंगे के छंदम वेश में उन्होंने ये यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। तो शुरू करते हैं पाठ शुरू होता है। वह नेपाल से तिब्बती रास्ते का मुख्य रास्ता है। फरी कड़ीपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला तो नेपाल ही हिंदुस्तान की चीज़ें और इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी, यानी कि जो नेपाल का रास्ता है उसी से ही तिब्बत जाया जाता था। ये जो कड़ीपोड़ नाम का जो रास्ता है वो तब खुला नहीं था, उस समय की बात है। यह जो रास्ता है वह व्यापारिक ही नहीं है, व्यापारिक चीज़ें ही वहाँ नहीं जाती है, यह एक सैनिक रास्ता भी है। इसलिए इस रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी और आज के समय में तो तिब्बत नक्शे में ही नहीं दिखता है, क्योंकि पूरे तिब्बत पे चीन ने अधिकार कर लिया है। तो ये उस समय की बात है 1929-30 में। तो उसमें कुछ पलटने और इन रास्तों पर रहा करती थी, उस समय की बात हो रही है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ जो किले और चौकियाँ बनी हुई है, क्योंकि अब वहाँ लोग नहीं रहते हैं, पलटने नहीं रहती है, तो वहाँ पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, तो वहाँ पर कुछ आबादी नज़र आती है कि वहाँ वह स्थान आबाद दिखाई देता है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। चीनी किले के बारे में बताया कि ऐसी ही स्थिति में, ऐसी ही बदहाल में एक चीनी किला भी था। वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे थे। तिब्बत यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं और कुछ आराम की बातें हैं जो तिब्बत की यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है बहुत दुर्गम है, परंतु कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हम इस पाठ में जानेंगे। जाति पाति या छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही यहाँ औरतें पर्दा करती है। ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं है और यहाँ की औरतें भी पर्दा नहीं करती हैं, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर आने नहीं देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी क्योंकि राहुल सांकृत्यायन खुद भी भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे हैं,
तो वो बोल रहे हैं कि चोरी के डर से लोग उनको अंदर नहीं आने देते, कि जो भिखमंगे दिखाई देते हैं कि क्या पता वो उन्हें लूट लें या चोरी कर ले। नहीं तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि आप बिल्कुल घर के अंदर जा सकते हैं, चाहे आप की उनसे जान पहचान है या नहीं। तब भी घर की बहू या सास आपको झोली में से चाय दे सकते हैं और वह आपके लिए उसे पका देंगी। मतलब वहाँ की जो चाय है आप उनको दे सकती हैं और वो आपको पका के दे देंगी। मक्खन और सोडा दे दीजिए, चौंडी कूट कर उसे दूध वाली की रंग की बनाकर मिट्टी की टोटीदार बर्तन, जिसको वहाँ पर खोटी कहा जाता है, में रख कर आपको दे देंगी। यदि बैठक जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि आपका मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर भी उस चाय को ले सकते हैं। और क्योंकि तैयार हो जाने में उसको जब ये चाय तैयार हो जाती है उसके बाद ही नमक और मक्खन डाले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ का जो सामाजिक वातावरण है, जो वहाँ की औरतें हैं, वह पर्दा नहीं रखती हैं। आप उनके घर में बेधड़क जा सकते हैं, अपना सामान दे सकते हैं कि वो उनको आपको पका के दे देंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप की जो चाय है उसमें मक्खन नहीं पड़ेगा पूरा, तो आप खुद भी जाके बना सकते हैं, या उसको वो पकाकर जब दे देंगे तो उसको बाद में डाला जा सकता है कि आप चाहे उसको मक्खन या उस वक्त उनको ना दो। तो इस तरह का वहाँ का परिदृश्य है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। मतलब वह उनसे कुछ पैसे मांगने आया, तो हमने उससे, हमारे पास जो था वो हमने उसको दे दिया। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए, क्योंकि हमें उसी दिन हम पहुंच गए। ये शायद इसलिए लिखा है क्योंकि लेखक ने यह यात्रा वृत्तांत यात्रा के बाद लिखा है, इसलिए पूर्ण रूप से उन्हें पता नहीं कि शायद हम उस दिन पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति की जान पहचान, ये लेखक अकेले नहीं जा रहे, इनके साथ इनका मित्र सुमति भी जा रहा है। तो वो बता रहे हैं कि जब वह चीनी किले के वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी उनकी जान पहचान के लोग थे। भिखमंगे रहते भी ठहरने की अच्छी जगह मिली, क्योंकि वो भिखमंगे की स्थिति में जा रहे थे, लेकिन उनकी जो स्थिति है उसके बावजूद भी उन्हें अच्छी जगह मिली, क्योंकि भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने दिया जाए क्योंकि चोरी का डर रहता है, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छी जगह मिल गई। और वहीं एक दूसरी घटना की वे तुलना कर रहे हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे, भिखमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री वेश में और घोड़ों पर सवार होकर रहे थे, किंतु उस वक्त हमें किसी ने रहने की इजाज़त नहीं दी थी और हमें एक गरीब झोंपड़े में रहना पड़ा था। तो कहना ये चाहते हैं कि कभी कभी मनुष्य की मनोवृत्ति भी इस पे डिपेंड करती है, इस पे निर्भर करती है कि आपको कौन सी जगह या क्या जगह मिलेगी। या हो सकता है एक ख़ास बात ये कि छड़ पीकर बहुत होश आवाज़ को दुरुस्त करते हैं। मतलब छड़ यानी कि शराब, वहाँ की देसी शराब है छड़, तो उसको पीकर वो कम होश आवाज़, तो शायद इस वजह से उनको वह जगह मिल गई थी रात के टाइम ठहरने की अच्छी जगह, भिखमंगे होने के बावजूद। लेकिन वहीं 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से लौटे थे तो उनको जगह नहीं मिली थी। अब हमें सबसे विकट ढांडा थोडला पार करना था। ये जगह है तिब्बत में, ठीक है, ऐसी ही जगह है यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ की भाषा अलग है तो इस तरह के शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। इस तरह की जगहें हैं वहाँ पे। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे वाली जगह है, क्योंकि बहुत ऊंची है, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई में होने के कारण यहाँ पास में मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है, कोई गांव दिखाई नहीं दिया है। और नदियों की मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक यहाँ व्यक्ति को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मोड़ है, मोड़ की वजह से आगे का व्यक्ति नहीं दिखाई देता। डाकुओं के लिए भी यही सबसे अच्छी जगह है, ये जो जगह है, क्योंकि यहाँ बहुत मोड़ है, छुपने की जगह है, इस कारण यहाँ डाकू बहुत मिलते हैं, यहाँ डाकू बहुत रहते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों पर मरे हुए व्यक्तियों की कोई परवाह नहीं करता। सॉरी, यानी कि अगर वहाँ के गांव में अगर किसी का खून हो जाता है तो शायद सज़ा मिल सकती है, परंतु ये जो निर्जन स्थान है जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ पर
मरे हुए व्यक्तियों की कोई परवाह नहीं करता और ना ही वहाँ की जो सरकार है वह खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च करती है, क्योंकि यहाँ पर कोई गवाह भी नहीं मिलता। और यहाँ पर डकैत पहले आदमी को मार देते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर हथियार का कोई कारण नहीं, कोई कानून नहीं है। यह दो जो ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हथियार का कानून नहीं होने के कारण यहाँ लोग लाठी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, पिस्तौल और बंदूक। डाकू यदि जान से ना मारे तो भी खुद के प्राणों को बचाने का खतरा है। कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ के आम इंसान भी पिस्तौल और बंदूक रखते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ डाकू बहुत मिलते हैं, दूसरा अगर डाकू ना भी मारे तो भी अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग रखते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही यहाँ गांव के पास खून हो गया था। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। क्योंकि डाकू किनको लूटते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है। भिखमंगों को कौन लूटेगा। परंतु अगर कभी ऐसा लगे कि ऐसे लोग दिख गए हैं जो हमें लूट सकते हैं या मार सकते हैं, तो हम पहले ही कुछ इस तरह की हरकत कर देते हैं कि जीभ निकाल कर, टोपी उतार कर, कूची कूची, जिसका अर्थ तिब्बती भाषा में दया दया होता है, एक पैसा, यानी कि भीख मांगने लगते, ताकि पहले उनको पता चले जाए कि उनके पास कुछ नहीं है। लेखक और उनका जो मित्र, उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। उनको मारने से डाकुओं को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डाकू लूट किसके ले रहे हैं, पैसे के लिए। वो पहले मारते हैं, बाद में चेक करते हैं। तो वो पहले ही जीभ निकाल कर, टोपी उतार कर, कूची कूची एक पैसा कह देते हैं, ताकि वो समझ जाएं कि ये खुद भिखमंगे हैं, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर सामान लदा हुआ था, तो कैसे चलते। और पहला पड़ाव भी 16-17 मील से कम नहीं था। तब लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक जाने के लिए 2 घोड़ा ले लो और साथ में सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यानी कि जब आगे की चढ़ाई चलने लगी तो पहाड़ बहुत ऊंची थी और उनको चलने में बहुत समस्या हो रही थी, और साथ में सामान था, तो उसके लिए भी उन्होंने सोचा कि 1-2 घोड़े लेते हैं, ताकि उनकी वह जो चढ़ाई है, जो यात्रा है, वो आसानी से हो जाए। तो बच्चों, यह था आधा पाठ हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत पढ़ाई का नुकसान हो चुका है। हमें लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहना है। तो धन्यवाद।